हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग इकोलॉजी के प्रदूषण वाले चैप्टर को करेंगे, जिसमें हम लोग पॉल्यूशन को पढ़ेंगे। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, पॉल्यूशन से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और समुद्र प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रदूषण क्या होता है वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उससे उसे प्रदूषक कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है, तो वो प्रदूषक कहलाता है, क्योंकि वो प्रदूषण में मतलब उस कारक का काम करता है। या तो ये भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, या जैविक भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, जैसे पर्यावरण पे अगर बात करें तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण हो गया। उसके बाद अगर देखें पारिस्थितिक तंत्र के आधार पे प्रदूषण के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक घर से जो कूड़ा कचरा निकल रहा, पशु से जो मल मूत्र निकल रहा, वो हो गया। और दूसरा जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी कारखाने से धुआं निकल रहा है, किसी प्रकार का कचरा निकल रहा है, या फिर प्लास्टिक हो गया, डीडीटी प्रकार के कचरे हो गए। इस तरह से जो कचरे होते हैं वह जैव निम्नकरणीय होते हैं, रहित होते हैं और जो एक कूड़ा कचरा जो घर से निकलता है उसका तो मान लीजिए हम लोग रिसाइकल करके कुछ बना सकते हैं, लेकिन जो निम्नकरणीय रहित जो कचरा निकलता है उसका हम लोग प्लास्टिक को कितनों हम लोग अगर ये करें, रिसाइकल करें, तो भी उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो पुनः वैसे ही रहता है ना। तो ये एक कचरा समाप्त नहीं हो पाता है, लेकिन जैव निम्नकरणीय जो कचरे होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, इनका कुछ रिसाइकल करके यूज़ हो सकता है। उसके बाद हम लोग प्रदूषण और भी टाइप्स के जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पे अगर बात करें तो प्राकृतिक रूप से हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, उस तरह का प्रदूषण फैलता है। और जो मानव करते हैं उनके द्वारा प्रदूषण जैसे इंडस्ट्रीज एरिया से जो निकलते हैं कचरे, या फिर मानव और भी बहुत सारे ऐसे मानव के द्वारा किया गया प्रदूषण है। उसके बाद भौतिक गुणों के आधार पे करें तो वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है हमारा वायुमंडल, तो उसमें भी बहुत तरह के ऐसे कचरे की वजह, प्रदूषण की वजह से बहुत तरह के जैसे ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण, सौर प्रदूषण ध्वनि में ही आ जाएगा, रेडियो प्रदूषण, ये सब हो गए। या फिर गैसीय प्रदूषण, या फिर किसी भी गैस की मात्रा अधिक होने से गैसीय प्रदूषण हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रदूषण के टाइप्स को जाना। अब हम लोग जानेंगे कि ये आपको मेंस में ज़रूरत होगा इसका, लेकिन पीटी फैक्ट के लिए ये जितना मैंने लिखा है इतना सफिशियंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना पीटी के लिए काफ़ी है। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि मनुष्य जो होता है वह प्रदूषण को किस तरह से ये करता है। तो इसमें एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण होता है। मनुष्य जो प्रदूषण करता है उसे क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। उसको उस श्रेणी में रखा गया है। यानी कि मानव जो भी एक्टिविटी करता है उससे जो पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ता है वो या तो रासायनिक होता है या तो जैविक कचरा निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी गई है। इसमें हम लोग देखेंगे हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो प्रदूषण होता है वह घरों से जो निकलता है उस कूड़े कचरे को हम लोग जैव निम्नकरणीय कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैव और निम्नकरणीय रहित। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण जो होता है वो दो तरह से होता है। कैसे, तो एक प्रकृति के द्वारा होता है, दूसरा जो होता है वो मानव जनित होता है। मानव जनित में कौन कौन सा होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आप गैस जो जला रहे हैं, मान लीजिए कि आप लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं, जो गोईठा गोबर वाला उपले से जो बनाते हैं उससे, और एक धूम कोहरा जो होता है वो। उसके बाद कणिकीय पदार्थ होता है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि को जलाने से जो गैस निकलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर बात करें तो यहाँ ज्वालामुखी अगर वनों को जलाया जाता है अधिक मात्रा में तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो भी होता है वनाग्नि। पदार्थों के सड़ने गलने से SO2 और NOx निकलते हैं गैसेस,
तो ये सब जो है क्या है, प्राकृतिक आपको वायु प्रदूषण करते हैं। उसके बाद सेकंड में अगर बात करें तो ओजोन है। उसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ सेकंड में देखेंगे यहाँ पे ओजोन 3 है। उसके बाद है पेन यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड होता है। उस ये जो है ये फर्स्ट प्रदूषण का काम करता है। कौन सा, तो आपका ये सब करता है प्रदूषक जैव निम्नकरणीय और जैव निम्नकरणीय रहित। दूसरा जो होता है सेकंड में होता है ओजोन होता है, ओजोन होता है। उसके बाद होता है पेन फॉर्मेल्डिहाइड डिहाइड। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओजोन परत में अगर नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रस ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के साथ मिल करके के क्या जन्म देती है, तो ओजोन को जन्म देती है। उसके बाद मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश है और नवजात ऑक्सीजन है, मतलब एक खाली ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलकर के ओजोन 3 बनाते हैं, ओजोन O3। धुंध जो होता है यानी कोहरा, सुबह सुबह आप देखते होंगे बहुत सारा कोहरा रहता है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलेगा, तो समुद्र वाले क्षेत्रों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ कुहासा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक तरह से प्रदूषण का ही काम करता है। ये कार्बन के सिंक माने जाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने बताया था कि सबसे ज़्यादा कार्बन का सिंक कहाँ पाया जाता है, तो वो आपको समुद्र में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पेन मिल करके फॉर्मेल्डिहाइड जो मिल करके क्या बनाते हैं, तो धुंध यानी कोहरा का निर्माण करता है और ये सबसे ज़्यादा प्रदूषक का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक प्रदूषक क्या है। तो जो प्राथमिक प्रदूषक जो होता है वो सीधे वायु में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये डायरेक्ट होते हैं। और सेकंड जो होता है प्रदूषक जैसे ओजोन 3 इनडायरेक्ट टाइप से है ना, मतलब सेकंड में आते हैं वो सब। उसके बाद लेड हो गया, लेड यानी PB बच्चों के दिमाग को क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, उनके आई के लेवल को घटा देता है ना, उनके सोचने समझने की शक्ति को कम करता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाने का जो क्षमता है आपके शरीर के अंदर फेफड़ों में, उसको कम कर देता है। तो कार्बन, अगर मान लीजिए कि कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस, तो आपके शरीर में क्या हो रहा है कि आप श्वास ले रहे हैं, तो आपका फेफड़ा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, लेकिन उसे नहीं पता रहता है कि वो क्या है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है कि ऑक्सीजन, वो तो सिर्फ ढोने का काम कर रहा है। जैसे ही उसको कार्बन मोनोऑक्साइड की गंध जो होता है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण वो तुरंत हमारा फेफड़ा उसको क्या करता है, शरीर के पूरे पार्ट्स में पहुंचा देता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत मतलब क्षति घातक होता है। कोयला संयंत्र, कोयला संयंत्र यानी कि फ्लाई ऐश से प्राप्त होता है। इसमें फ्लाई ऐश क्या होता है, तो ये हमारे श्वसन रोग, मतलब श्वास का एक बीमारी पैदा करता है। और ये जो है सीमेंट जो हम लोग बनाते हैं उसमें जो कंक्रीट होते हैं यानी कि छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसमें पाया जाता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, और या फिर ईंटों के उत्पादन में फ्लाई ऐश का यूज़ होता है, मतलब छोटे छोटे जो कण के रूप में। तो ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको ये भी एक तरह से क्या बोलेंगे, प्रदूषक का ही काम करते हैं। वायु प्रदूषक 8 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर देखिए कणीय पदार्थ जो होते हैं, जो धुआं या कालिख से मिलता है, इसको अलग कौन करता है, तो बैग फिल्टर। आप देखे होंगे कि कारखाने से जो धुएं निकलते हैं, ये मान लीजिए कि कारखाने का जो चिमनी है, यहाँ से जो धुआं निकल रहा है या फिर कण निकल रहा है, ये क्या कर रहा है, वायुमंडल को दूषित कर रहा है। तो एक बैग फिल्टर जो है ये क्या करता है, इस धुएं से कणीय पदार्थ को अलग कर देता है, जिसको नीचे गिरा देता है इस चिमनी में के ये फिल्टर के माध्यम से, और शुद्ध वायु जो है आपको वातावरण में प्रदान करता है। तो ये फिल्टर, बैग फिल्टर उसी का काम करता है, उसको अलग करने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वायु प्रदूषक 8 प्रकार के हैं। जैसे PM10 है जो 10 माइक्रोमीटर से मतलब अधिक होता है इधर। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 2.5 है जो PM2.5, ये सब जो है कणीय पदार्थ है। ये सबसे छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, वही इससे वायु प्रदूषण होता है। लेकिन आपको ये नंगे आंखों से नहीं दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि हम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे।
उसके बाद यहाँ पे NO2 दिख रहा है आपको, CO दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद ओजोन दिख रहा है और SO2 दिख रहा है, उसके बाद NH3 और उसके बाद लेड यानी PV दिख रहा है। तो ये सब जो होता है ये क्या होते हैं, तो ये सब जो है वो आपको वायु प्रदूषक होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा भी एक तरह से क्या होता है कि ये हमारे क्या बोलेंगे भवन जो होते हैं उनको भी क्षति पहुंचाती है। ये ऐसा वर्षा है जिसको ताजमहल को आप देखे होंगे कि किस तरह से वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा में अगर pH मान जो होता है वह 5 से 6 के बीच में मतलब कम होता है तो वो क्या होता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह अम्लीय होता है। ये दोनों मिलकर के वर्षा का निर्माण करते हैं और यह जो है वो आपको एक झील है, कातिल झील उसको कहते हैं, यहाँ पे जाता है। तो इसमें क्रैकिंग गैस होता है यानी कि SO2 होता है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, हाँ ये क्या करता है, ये पत्थरों को विच्छेदित करता है यानी कि उसको नुकसान पहुंचाता है इस तरह के भवन को। जैसे ताजमहल का अभी आप देखेंगे तो ये क्षतिग्रस्त होने का कारण क्या है, तो ऐसी अम्ल वर्षा है, एसिड वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए एक सूचना केंद्र भी बनाया गया है। तो ये इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है, जहाँ पे ये क्या करता है, इस तरह की सूचनाओं को देता है कि कौन अम्ल वर्षा कितना हो रहा है, इससे कितना क्षति हो रहा है, इन सब के बारे में सारी जानकारियाँ वहाँ पे दी जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, तो जल प्रदूषण, जल में जब अवांछित या फिर ऐसे पदार्थ जो समावेशित हो जाते हैं जो हमारे जल में पीने के लिए हानिकारक होते हैं या फिर इससे हमको क्षति पहुंचती है, अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है स्वच्छ पानी को स्वच्छ अगर हम लोग जल नहीं लेते हैं तो उसमें बहुत तरह की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। तो एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं, या फिर अवशिष्ट पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, केमिकल वगैरह। जल में जब Na2 या फास्फोरस की वृद्धि हो जाती है तब इसे यूट्रोफिक्शन कहते हैं। तो यूट्रोफिक्शन किसके कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जल में Na2 और उसके बाद आपको फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तब इसे कहते हैं यूट्रोफिक्शन। इसको मापने की इकाई क्या है, तो BOD बनाया गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये क्या करता है, इससे हम लोग क्या नापते हैं, जल को मापते हैं, ये इसकी मापने की इकाई है। अजैविक प्रदूषण यानी कि असैनिक जो होता है ये क्या होता है, भूमिगत जो जल होता है उसमें प्रदूषण को देखता है, इसको असैनिक जल कहते हैं, जो भूमिगत जल में प्रदूषण को बताता है। आर्सेनिक जल जो होता है इससे क्या होता है, इसको पीने से मान लीजिए कि जल में अगर प्रदूषण हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो इसमें कैंसर हो सकता है, आपको त्वचा कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरिटिस हो सकता है। तो इस तरह की बीमारियां हमें उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि पीठ पे कुबड़ निकलना आना, किसी किसी के मनुष्य के पीठ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा कुबड़ निकल जाता है, तो ये इसी के कारण होता है, जो पानी में अधिक फ्लूओरोसिस की मात्रा बढ़ जाने से होता है। तो पानी में अगर फ्लूओरोसिस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उस आदमी का पीठ क्या होता है, कुबड़ निकल जाता है। सर्वप्रथम आर्सेनिक जल जो है वह 1983 में पश्चिम बंगाल में पाया गया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे समुद्र प्रदूषण। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, वायु प्रदूषण पढ़ा, जल प्रदूषण पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं समुद्र प्रदूषण। समुद्र प्रदूषण क्या है, तो समुद्र प्रदूषण में देखिए कि CO2 मात्रा, यानी कि समुद्र जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होता है, कार्बन का सिंक होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुंध या कोहरा पाया जाता है। कहा जाता है कि 1/3 भाग यहाँ पे पाया जाता है समुद्र में।
कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 3 में से 1 भाग यहीं से प्राप्त होता है आपको सबसे ज़्यादा। तो यहाँ ये भंडारण होता है। इसमें वृद्धि का क्या कारण है, तो देखिए कि यहाँ पे अम्लीय होना, जिसके कारण मछलियों की संख्या में गिरावट आती है। और प्रवाल भित्ति जो होती है, जो ऐसे कि जीवों के मरने से क्या होता है, वहाँ पे प्रवाल भित्तियों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर समुद्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाने से इन सब में मत्स्य में गिरावट आती है, मनी की मछलियाँ और भी जीव जंतु जो होते हैं उनमें गिरावट आने लगते हैं और प्रवाल भित्तियों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। इसको रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, तो इसको रोकने के लिए IMO एक बनाया गया है, जिसमें क्या होता है, मैरी टाइम होता है, इसमें समुद्री से जुड़ा हुआ, इसका मुख्यालय में लंदन है, यहीं पे इसके लिए विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो होती है इसको हम लोग क्या में मापते हैं, तो डेसिबल में इसको मापते हैं। और इसे ग्रीन मफलर भी कहा जाता है। इसके ग्रीन मफलर, इसको बचाव के लिए बनाया गया है, ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर बनाया गया है। उसके बाद ये जो पत्तों की सुगबुगाहट होती है, यानी कि पत्ते अगर हिलते डुलते हैं तो उसमें किस तरह से वो जो कंपन होता है उसको हम लोग 20 डेसिबल में मापते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे कि रॉकेट जो जहाज़ होता है वह वायुयान में उड़ता है, तो उसकी जो ध्वनि आपको सुनाई देती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा डेसिबल किस में होता है, तो रॉकेट में होता है, 180 डेसिबल होता है। आप देखेंगे कि रॉकेट आसमान में उड़ता है आकाश में जब, तो आपको थोड़ी बहुत घूं घूं की आवाज़ आती है, तो वो जो होता है 180 डेसिबल होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि का डेसिबल मापेंगे तो वो रॉकेट में होता है। पत्तों में सबसे कम होता है, 20 डेसिबल होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे मृदा प्रदूषण। देखिए मृदा प्रदूषण कैसे होता है। मृदा प्रदूषण में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन प्रदूषित करता है, तो उर्वरक। अधिक मात्रा में मृदा में अगर हम लोग उर्वरक को मिलाएंगे तो उसमें क्या होता है, मृदा जो होती है वो प्रदूषित हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जब हम खेती करते हैं तो उस समय में उर्वरक का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसके वजह से मृदा में प्रदूषण आता है। यानी कि ये जल को प्रभावित करता है, वायु को प्रभावित करता है। पॉलीथीन जो होता है वह कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। एथिलीन C2H4 का पॉलीमर है, यानी बहुलक है। तो पॉलीथीन जो है वो किसका बहुलक है, तो पॉलीमर का बहुलक है, और यह नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि पॉलीथीन को अगर आप ज़मीन में दबा दे कुछ साल के बाद भी अगर निकाले तो वो वैसे ही निकलता है, ना कि वो मतलब पूरी तरह से नष्ट, उसको जीव नहीं चबा पाते हैं। आप गाय भैंसों को भी देखे होंगे कि पॉलीथीन को चबाते हैं लेकिन वो नहीं पचा पाते हैं, उसको वैसे ही निगल जाते हैं, फिर उसको गोबर के माध्यम से फिर वैसे ही निकल जाता है, या तो फिर मुँह से उगल देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेडियोधर्मी क्या है, तो ऐसे गैस, आप भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में, उसमें आप देखे होंगे कि बहुत भारी मात्रा में गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे लोग। तो यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, इसका नाम है CH3NCO, इसका रासायनिक नाम है। तो इसे मिंक रिसाव जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो इसे IMC भी कहते हैं। अगर कहीं कहीं एग्ज़ाम में पूछ दे कि आप ये मत सोचिए कि ये 1984 में हुआ था, तो नहीं पूछेगा, नहीं, ये एग्ज़ाम 2015 की 14 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और वर्तमान में जो भी गैस त्रासदी होती है, इस तरह की घटना होती, तो उसे हम लोग करंट अफेयर्स के में देख लेंगे। उसके बाद इसमें जैव उपचार देखेंगे। जैव उपचार क्या है, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनका यूज़ क्या करते हैं, तो पर्यावरण में जो भी विषैले पदार्थ है या फिर जो भी ऐसे हानिकारक पदार्थ है जिसका ये क्या करते हैं, विघटन करके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, तो ये जैव उपचार है। एक तरह से जीव को हम लोग बोलते हैं कि जीव हानिकारक है, नहीं, जीव जो होते हैं हमारे प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त होने में सबसे मदद करते हैं, मतलब कम करने में। रोगों की बात करें तो इनसे कौन कौन से रोग होते हैं उसको हम लोग थोड़ा बहुत जान लें, कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जो अगर स्वचालित वाहन जो होते हैं उनसे जो लेड निकलता है, शीशा निकलता है, उससे भी बीमारियाँ होती है। उसके बाद ये जो होता है फेफड़े को क्षतिग्रस्त करता है, और ये धूल में होता है, एस्बेस्टस प्रदूषक कहलाता है। और उसके बाद मस्तिष्क को कौन प्रभावित करता है, जो शीशा होता है, लेड होता है, वो मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। पारा जो होता है वो पेट को प्रभावित करता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो रक्त की धाराओं को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा
जो CO2 को मतलब मान लीजिए कि ऑक्सीजन ढोने का काम कर रहा है हमारा फेफड़ा यानी वो रक्त की धाराएं, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा गंधित होता है, जिसके कारण वो उठा के पूरे शरीर में क्या करता है, प्रवाहित कर देता है, लेकिन उससे हमारे रक्त की धाराएं जो होती है क्षति पहुंचती है। हवा में जो सूक्ष्म कण होते हैं वो 5 माइक्रोन के होते हैं, सोचिए कितने छोटे होते हैं। इसके लिए एक्ट भी बनाया गया है। देखिए सरकार ने एक्ट बनाया है एक, इस अधिनियम के जरिए इस मतलब इस तरह के कचरे का प्रबंधन किया जा सके। तो ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2018 में बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैविक संसाधन। जैविक संसाधन जो है किसी जीव प्राप्त संसाधन, यानी कि वन पशु से जो भी हमको प्राप्त होता है पदार्थ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैविक संसाधन उसे कहते हैं, यानी कि मान लीजिए कि वन है, वन से हमको क्या मिलता है, लकड़ी मिलता है। पशु से क्या मिलता है, तो पशु से हमको बहुत कुछ मिलता है, जैसे खाद, आपको गोबर जो होते हैं उपले बनाते हैं तो उसका भी यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में, या पशु से दूध मिलता है, जो भी बोलिए, उससे मिठाइयाँ वगैरह तैयार होती है। तो इससे एक पदार्थ मिल रहा है, तो इस जीव से हमें क्या मिल रहा है, तो पदार्थ मिलता है। तो वैसे जीव जिनसे हमको कुछ ऐसा मतलब लाभदायक पदार्थ मिलता है उसे जैविक संसाधन कहते हैं। तो पशु भी ऐसा नहीं है कि जैविक संसाधन नहीं है, पशु भी एक तरह से जैविक संसाधन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जल को संरक्षण कैसे किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे देखिए दिवस भी मनाए गए हैं और भी कई कई कार्यक्रम योजनाएं चलाई जाती हैं हमारे सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जल संरक्षण और मैं इसे बता देती हूँ। UPPCS के एग्ज़ाम में पूछा गया कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद MPPCS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। और तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो राजेंद्र सिंह आप अच्छे से ध्यान में देख लीजिएगा, क्योंकि राजेंद्र सिंह के जगह पे कभी कभी लिख देता है राजेंद्र लोहड़िया, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा था कि राजेंद्र सिंह के जगह में राजेंद्र चौधरी करके शायद था, आई थिंक। तो राजेंद्र चौधरी भी दे देता है कभी कभी, तो इसे अच्छे से देखिएगा। राजेंद्र सिंह इसका नाम है। पीने का पानी शुद्ध होता है, इसको क्लोरीन गैस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पीने के पानी को शुद्ध बनाते हैं। अगर आप क्लोरीन गैस मिला दें तो कोई भी पानी जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। इसके लिए एक्वागार्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत तरह के फिल्टर्स भी आ गए हैं। और एक्ट की बात करें तो यहाँ पे जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एक्ट है 1974 में बनाया गया, जिसको में संशोधन 1988 में किया गया है। तो ये जो है जल प्रदूषण के निवारण हेतु यूज़ किया जाता है। उसके बाद गंगा नदी को संरक्षण करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। गंगा नदी संरक्षण अधिनियम में देखें तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। झारखंड में भी गंगा नदी राज्य के अंतर्गत गठन किया गया है 2009 में। ये JPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद नमामि गंगे योजना को बनाया गया है 7 मई 2016 को। यमुना एक्शन प्लान 33 को स्टार्ट किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ एजेंडा भी लागू किए गए हैं, यानी कि सम्मेलन इसके थोड़ा सा एजेंडा 21 में हम लोग देखेंगे कि 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु इसमें सतत विकास और 4 ऐसे समझौते हुए हैं। तो एजेंडा 21 में क्या हुआ था कि आपको 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षण के लिए इसमें एजेंडा 21 को लागू किया गया था। और इसमें सतत विकास का भी कार्य को रखा गया था कि भारत का किस तरह से सतत विकास किया जा सकता है, यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहाँ पे हुआ था और इसमें 4 समझौते भी हुए थे। पहला, भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री के नाम से है। दूसरा जो है वो मैत्री है, ये 1988 से 89 में है। और उसके बाद थर्ड की जो है वो अंटार्कटिका में ही है। ये तीनों तो ये भारतीय है। तो भारतीय जो है ये क्या है, तो ये भी तीनों भारतीय अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में बनाए गए हैं पर्यावरण के संरक्षण हेतु। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण से जुड़े हुए कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो पर्यावरण पुरस्कार जो है वो आपको पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है। बॉर्डलॉग पुरस्कार जो है वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है।
उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग है जो शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद टाइलर पुरस्कार जो है वह पर्यावरण के सुरक्षा हेतु दिया जाता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है वह नरेंद्र मोदी ने 2018 में उन्हें दिया गया है, तो उनके द्वारा। तो इस तरह से ये कुछ पुरस्कार थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया। मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। अगर नहीं बनाएंगे तो ठीक है, मैं लास्ट में अगर इकोलॉजी का और 1-2 पार्ट बचा हुआ है जिसका मैं सारा PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। और मेरे क्लास का नाम है दिव्य ज्योति क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब तो दो